वीडियो में क्लास 12th हिंदी यानी कि व्याकरण के हम रस छंद अलंकार देखने वाले हैं। क्या रस छंद अलंकार, ठीक है। ये तो फिक्स हैं, जो चीज़ फिक्स होती है उसको 100% पहले ही तैयार कर लीजिए। देखिए रस छंद अलंकार ये तो 100% आने ही आने हैं, जायज़ सी बात है, ठीक है। कितने नंबर के? 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर के अलंकार, ठीक है। 2 परिभाषाएं दी होंगी, उसमें से एक करनी होगी, 6 अंक के आएंगे, ठीक है। फिक्स है 100%, 6 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे बस, ठीक है। 100% ये तो फिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे रस, हम क्या देखेंगे? रस देखिए करुण रस की परिभाषा देखिए क्या होती है। जब शोक नामक यानी कि शोक नामक स्थायी भाव का संयोग, क्या स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस। आपको स्थायी भाव जरूर लिखना है, जिससे कि इससे भी 1 नंबर मिलता है। क्या? जब शोक नामक, स्थायी भाव जरूर लिखना है। जब शोक नामक यानी कि जो शोक नामक स्थायी भाव लिखा हुआ, शोक नामक स्थायी भाव याद कर लीजिए, नामक भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है। क्या होता है? विभाव अनुभाव और संचारी भाव तो होता है तो वह करुण रस होता है। करुण रस की परिभाषा क्या होती है? जब शोक नामक स्थायी भाव संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता, क्या होता है? वहाँ का क्या होता है? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। इसका आपको एक उदाहरण ध्यान याद कर लेना है, ठीक है। क्या? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूँ आज जो नहीं कहीं, ठीक है। सबसे सिंपल यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो नहीं कही। 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। एक करुण रस की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसका आपको एक परिभाषा लिख देनी है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख देना। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर, ठीक है। इसको अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेना है, बड़ा सिंपल लिखी हुई है। क्या है यहाँ पर करुण रस की परिभाषा? जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से यानी कि संचारी भाव से होता है तो वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। फिर देखिए शांत रस, यहाँ पर शांत रस देखिए इन्हीं में से फंस जाएगा आपका एक, ठीक है। शांत रस देखिए विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, ठीक है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है। क्या? शांत रस का रूप ग्रहण करता है, वहाँ क्या होता है? शांत रस होता है। शांत रस की परिभाषा क्या होती है? विभाव अनुभाव और देखिए विभाव अनुभाव इसमें भी आया था, देखिए विभाव इसमें थोड़ी सी उल्टी हमने लिख दी है, ठीक है। विभाव इसमें लिखिए विभाव अनुभाव और संचारी भाव से, इसमें देखिए विभाव अनुभाव संचारी भाव तो कॉमन है हर, यानी कि जो भी करुण रस की परिभाषा लिखें उसमें आएगी, ठीक है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव देखिए विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, ठीक है। इसमें भी लिखा था, इसमें उल्टा लिखा, देखिए इसमें लिखा था यानी कि नाम स्थायी भाव, यहाँ पर सहयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, संचारी भाव का सहयोग से, वही परिभाषा है, इनकी एक याद कर लिए उससे बना सकते हैं आप, ठीक है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है। क्या करता है? शांत रस का रूप ग्रहण करता है। क्या होती है? यानी कि शांत रस की परिभाषा विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है, ठीक है। यही लिख देनी है, इसका शांत यानी कि शांत रस कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए इसका उदाहरण देखिए क्या लिखेंगे। देखिए जब मैं था तब हारी नहीं, यानी कि जब मैं था तब हारी नहीं, नहीं अब हारी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मोई, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा दोहा, ठीक है, होता है क्लास 9th में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या था? जब मैं था तब हारी नहीं, यानी कि जब मैं था तब हारी नहीं, इसका अर्थ निकालना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करना है। जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, ठीक है। इसको याद कर लेना है। फिर देखिए श्रृंगार रस, इन 3 में से आपकी परिभाषा 2 आ जाएंगी, इन 3 में से क्या आ जाएंगी? 2 दी हुई, 2 इसी में से छप जाएंगी, 2 में से आपको एक करना हो, कोई कर लेना, ठीक है। फिर देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है? इसका स्थायी भाव रति होता है, इसका भी स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस मतलब कि इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति नामक स्थायी भाव, वही परिभाषा है, नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे? रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से, ठीक है। सहयोग मतलब कि जुड़ना, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये लिख देनी है। फिर इसका उदाहरण लिख देना है। मैं तो यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। मेरो पति सोई, इस टाइप से हमको क्या लिख देना है? एग्जाम्पल लिख देना है। यहाँ पर ये परिभाषा याद कर लेना, एग्जाम्पल याद करना, ठीक है। इन 3 में से आपकी 2 परिभाषाएं छप जाएंगी पेपर में, ध्यान रखना। 2 नंबर आपके आज ही पक्के हो गए। अब देखिए अब क्या देखेंगे, अब देखिए अलंकार देखें, रस छंद छंद देखें, फिर अलंकार देखेंगे। अब देखिए रोला छंद की परिभाषा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेंगी 2 में से, इसी में से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर रोला छंद की परिभाषा, तो क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएँ तथा
11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक, क्या होती है? यति होती है। दो दो चरणों में तुक, क्या तुक आवश्यक है तथा प्रत्येक चरण के अंत में दो लघु तथा दो गुरु वर्ण होते हैं। ऐसा आपको लिख देनी है। देखिए इसका समझिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है। यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। क्या होती है? यति। यति का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हम जब चरण को पढ़ते समय जहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है, 13 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। इसका मतलब क्या होता है? यति का मतलब क्या होता है? चरण को पढ़ते समय जहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है, यति होती है। दो चरणों में तुक आवश्यक है। क्या? दो चरणों में तुक आवश्यक है। तुक देखिए यहाँ पर क्यों लिखा गया है तुक। तुक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तुक यानी कि चरण का अंतिम शब्द मिलना चाहिए। तुक का मतलब क्या होता है? चरण का अंतिम शब्द मिलना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है तथा प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? प्रत्येक चरण के अंत में दो लघु तथा दो दीर्घ गुरु वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए। देखिए, नित नव लीला ललित ठान गोलोक अजीर में, क्या? अजीर में रमत राधिका संग रास रस संग रुचिर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको 2-4 बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्या लगा देनी है? यहाँ पर पाई लगा देनी है। एक एक यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर बना देना है। ठीक है, एक एक यहाँ पर एक एक लीला यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एक सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होती है? प्रत्येक चरण में इसके क्या होती है? 24-24 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में क्या होंगे? 24-24 होता है। ये क्या होता है? दो होता है यहाँ पर। इसको इस टाइप, दो से इस टाइप से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नाम देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, यह एक सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। देखिए 24 गिनिए, देखिए काउंटिंग कीजिए। देखिए 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 11 2 कितना होते हैं? 11 और 2 13 14 15 16 16 2 18 2 20 21 22 23 24 24 यही लिखा हुआ है। यह एक सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है? 24-24 मात्राएं होती है। तो 11-13 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, 11 और 13 पर क्या होती है? यति। यति का मतलब आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या होते हैं? दो चरणों में तुक आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक चरण में अंत में दो लघु तो दो गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमको एग्जाम्पल लिख देना है यहाँ पर। क्या? नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग रास रस संग रुचिर में। ठीक है, क्या? रुचिर में। ठीक है, उसको आप उल्टा कर दीजिए ना। रोल यानी श्रोटा की छंद। श्रोटा क्या होता है? रोला छंद का उल्टा होता है। देखिए श्रोटा, देखिए श्रोटा की परिभाषा देखिए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रोटा। देखिए क्या होता है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है? ये सब सममात्रिक छंद होता है, इसमें अर्ध लग जाता है। यहाँ पर क्या लग जाता है? अर्ध सममात्रिक छंद। ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और यह दोहा छंद का क्या है? उल्टा होता है। क्या होता है? दोहा छंद का उल्टा होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर क्या है? ये दोहा छंद का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर जैसे उल्टा लिखा हुआ, देखिए ये क्या लिखा हुआ? यहाँ एक सममात्रिक छंद। इसमें अब मत कन्फ्यूजन होगा आपको। डायरेक्टली इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में क्या लिखेंगे? 11-11, और क्या लिखा हो? दूसरे और चौथे चरण में क्या? 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। इसमें इस टाइप से पाई लगा देना है। 1-1। ठीक है, 2 1 1 इस टाइप से लगा देना है। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। ठीक है, वह से करुणा आयन चिते जानकी लखन तन। ठीक है, जानकी लखन तन। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल पढ़ाना है कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, वह से करुणा आयन चिते जानकी लखन तन। ठीक है, इस टाइप से आपको पाई लगा देनी। देखिए इसका एक एक यहाँ पर देखिए, एक पाई यहाँ पर, एक खा से आ मतलब आ, ला से ला आ रहा आ। देखिए की डबल डंडा नहीं, 2 आएगा यहाँ पर। की यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई, 2 पाई आई रही यहाँ पर। देखिए आ एक पाई, यहाँ पर देखिए 2 पाई आ रही। इस टाइप से पाई लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 बना देते हैं यहाँ पर पाई। यहाँ पर इस टाइप से क्या लिख देंगे? यहाँ पर रोला छंद की परिभाषा, श्रोटा छंद की परिभाषा। इससे आपकी एक फंस जाएगी एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। अब देखिए अलंकार। अलंकार हमारे पास 3 परिभाषा है। इससे आपकी एक परिभाषा, इससे एक परिभाषा फंस जाएगी। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यंजन की यानी कि व्यंजन की रूप बार बार आता है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रा इसमें भी आ रहा, 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 इसीलिए कहा गया है यहाँ पर जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे सिंपल यानी कि क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या होता है? रघुपति राघव राजा नाम। 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। रघुपति राघव राजा नाम। फिर देखिए यमक अलंकार हमारे पास।
यम अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है यमक अलंकार? क्या होता है कि यमक अलंकार की क्या होती है परिभाषा? जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण इसका लिख लेंगे, काली घटा का घमंड घटा। क्या लिख देंगे? काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल यहाँ पर है। फिर देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की देखिए क्या परिभाषा होती है? जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिख देंगे, हरिपद कोमल कमल से। क्या लिख देंगे इसका एग्जाम्पल? हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर। ठीक, कितना सिंपल है। एक बार इसको परिभाषा पढ़िए, एक बार पढ़ लेना। देखिए, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। क्या तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से आपको उदाहरण लिख देना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको यमक अलंकार की परिभाषा पढ़ लेंगे। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जब एक शब्द होगा वो दो या दो से अधिक बार आएगा, ठीक है, आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए, काली घटा का घमंड घटा। क्या लिख देंगे? काली घटा का घमंड घटा। फिर देखिए अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही बार इसका परिभाषा भी, उदाहरण इसका सबसे सिंपल है, रघुपति राघव राजा राम। क्या लिख देंगे? रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, आपके आज ही कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 6। इनको तैयार कर लेना, अभी आज ही आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर कोई परिभाषा नहीं आएगी, आएगी तो इसी में से आएगी, देख लेना। ठीक है, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।